इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट एंड सेकेंड में प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जो कि यूनिट 1 है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग सिलेबस के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको पहले पढ़ना है पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब एस्टिमेटिंग और कास्टिंग का क्या पर्पज होता है उसको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इसेंटियल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग मार्केट सर्वे। हम लोगों को मार्केट सर्वे पढ़ना है और इसेंटियल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस, अंकित मूल्य और नेट प्राइस हमको पढ़ना है। उसके बाद हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, कैसे मटेरियल का लिस्ट तैयार करते हैं उसको अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल एंड लेबर कास्ट। कंटिंजेंसियस ये होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आकस्मिक व्यय जिसको बोलते हैं, उसका इंग्लिश में नाम जो है कंटिंजेंसियस है। ओवरहेड चार्जेस पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट पढ़ेंगे, कोटेशन पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे एंड ऑर्डर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडिया अबाउट टेंडर फॉर्म्स कैसे दिया जाता है, टेंडर कैसे निकाला जाता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ESR। ठीक है, ESR के बारे में हम लोग जानेंगे, ये अभी नया सिलेबस में जुड़ा है तो इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कि एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, आगणन एवं मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगणन एवं मूल्यांकन का उद्देश्य आवश्यक सामग्री की सूची तैयार करना, धन की हानि न होना तथा समय से पूर्व कार्य की समाप्ति को करना होता है। मतलब कि जो एस्टिमेटिंग कास्टिंग का जो उद्देश्य होता है वह अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें क्या क्या सामग्री लगेगा, धन की हानि नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसी सामग्री हमको नहीं खरीदना है जिससे कि धन की हानि हो, मतलब ज़्यादा लेबर भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से कम में ये तैयार हो जाना चाहिए और समय से पूर्व तैयार हो जाए और इसके लिए तो और बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इसेंटियल एलिमेंट ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट के एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का कैसा होना चाहिए, इसको किस प्रकार से मटेरियल को यूज किया जाना चाहिए, इसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, इसको हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर पे। प्रोजेक्ट तैयार करने से पहले उसमें लगने वाले इलेक्ट्रिकल मटेरियल का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे कि हमको एक वर्कशॉप का वायरिंग करना है तो वर्कशॉप के वायरिंग में क्या क्या मटेरियल लगने वाला है, क्या क्या सामान लगने वाला है, उसका हमको पूर्णतया जानकारी होना चाहिए एक इंजीनियर के तौर पे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मार्केट कास्ट एंड सर्वे। मार्केट कास्ट, बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है तथा बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त किया जाता है कि वस्तु किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है और कौन सी कंपनी की खरीद मूल्य न्यूनतम है। बाजार मूल्य जानने के लिए कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब कि बाजार मूल्य तो वह मूल्य है जिस पर हम लोग खरीदते हैं। जैसे कि हम अगर 1 किलो चीनी लेते हैं तो वो जो जिस रेट पे वो चीनी देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो बाजार मूल्य हो गया। लेकिन वह चीनी किन किन कंपनी के माध्यम से बनाया जाता है और कितने में बनाया जाता है उसको अगर हम देखते हैं तो उसी को बोलते हैं मार्केट सर्वे। ठीक है, प्राइस लिस्ट एंड नेट प्राइस,
प्राइज लिस्ट क्या होता है और नेट प्राइज क्या होता है? प्राइज लिस्ट विक्रेता द्वारा, मतलब कि जो सामान बेच रहा है, विक्रेता द्वारा पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराई गई वस्तु की सूची प्राइज लिस्ट कहलाता है। प्राइज लिस्ट में यदि उत्पादन शुल्क, केंद्रीय शुल्क, बिक्री कर आदि जोड़ दिया जाए और छूट लगा दिया जाए, मतलब कि जो जितने परसेंटेज अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज छूट लगा दिया जाए। अगर हम थोक सामग्री खरीद रहे हैं तो उसमें लगभग 10% तक की छूट मिलती है। तो जो मूल्य प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेट प्राइस कहते हैं। अब आपको पता हो गया होगा कि प्राइस लिस्ट मतलब कि विक्रेता द्वारा, जो दुकानदार है उसके द्वारा जो विवरण हमको प्राप्त कराई जाती है, जैसे जो सामान का विवरण हमको प्राप्त कराई जाती है, जैसे कि अगर हम घर की वायरिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें हमको ज़रूरत पड़ती है, अगर इंटरनल वायरिंग कर रहे हैं तो कंड्यूट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद स्विच बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें विक्रेता द्वारा इसका पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखिए प्राइज लिस्ट किस प्रकार से बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्राइज लिस्ट के लिए एक टेबल आपको दिखाया गया है, जिसमें पहला है सीरियल नंबर, मटेरियल नेम एंड विथ डिटेल्स, रेट उसका कितना होता है, मतलब एक का रेट कितना होता है, उसके बाद प्राइस क्या है, उसके बाद इसमें अगर कुछ विवरण देना होता है तो उसको हम नोट्स में उसका विवरण देते हैं। जैसे अगर 5 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज फिलिप्स में एक स्विच की हमको आवश्यकता है, तो हम बोलेंगे भैया इसका जो पर रेट है वो 40 रुपये है, एक अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं। टर्म कंडीशन क्या होता है प्राइस लिस्ट तैयार करने में? यह सूची नवीनतम है जो दिनांक निम्न से लागू मानी जाएगी। ठीक है, दुकानदार द्वारा ये बताया जाता है कि जो ये सूची आपको प्राइस लिस्ट में मिली है वो एकदम नवीनतम है, जिसका मूल्य इतने दिनांक से लागू मानी जाएगी। दूसरा है थोक खरीद पर 10% की छूट प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आप थोक में सामान लेते हैं 100 के आंकड़े में, 200 के मात्रा में लेते हैं तो उस पर 10% की छूट दी जाएगी। मूल्य सूची कर सहित है, मतलब कि जितना भी ये प्राइस दिया गया है ये सब टैक्स सहित है, इसमें जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड है। ठीक है, पैकिंग, माल भाड़ा, बीमा इत्यादि अलग से देय है। मतलब कि ये जो सामान है उसको पैकिंग करने में जो खर्च आता है, माल को भेजने में जो खर्च आता है, सामग्री को हम एक स्थान से किसी फर्म को देते हैं तो जो खर्च आता है, बीमा, सामान अगर बड़ा है तो उसका इंश्योरेंस भी होता है, तो ये सब अलग से देय होता है। आगे हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का लिस्ट हम किस प्रकार से तैयार करते हैं। ठीक है, मटेरियल लिस्ट में सामग्री का पूर्ण विवरण विशिष्टताओं सहित दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक टेबल, इस टेबल में आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से मटेरियल का लिस्ट बनाया जाता है। तो इसमें क्रम संख्या दर्शाया गया है। क्रम संख्या मतलब कि जितना भी मटेरियल है उसके बाद सामग्री का नाम विवरण सहित होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए और उसका इकाई होना चाहिए, कितने मात्रा में, रेट होना चाहिए, उसका पैसा होना चाहिए और किस दर से हम लोग लगाए हुए हैं उसको पता होना चाहिए, कुल कीमत कितना होना चाहिए उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद इस पे कुछ रिमार्क्स अगर हैं तो उसको टिप्पणी में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे विवरण को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। और आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी इंटरनल वायरिंग में, पावर वायरिंग में, कोई भी अगर वायरिंग आप करते हैं तो उसमें लिस्ट इसी प्रकार से तैयार किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पहले पढ़ा दिया गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कास्ट। लेबर कास्ट क्या होता है या कितने प्रकार का होता है? तो जो लेबर कास्ट होता है, श्रम मूल्य होता है, उसको निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कार्य दिवस के आधार पे, कार्य दिवस के आधार पर
कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिक को दिन के आधार पर प्रतिदिन राशि देय होती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी वायरिंग में 10 दिन काम करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का ही सैलरी दी जाएगी। तो इस प्रकार से होता है। इकाई कार्य के आधार पे पहले सारे पॉइंट की गिनती कर ली जाती है और इकाई के आधार पर मूल्य दिए जाते हैं। मतलब कि जैसे कि हमको किसी संस्थापन में, किसी वर्कशॉप में हमको 10 स्विच बोर्ड लगाना है, 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना है, उसके बाद फैन लगाना है, लाइट लगाना है, तो सब पॉइंट को एकत्रित कर लिया जाता है और पॉइंट के आधार पे, मतलब एक पॉइंट का अगर हम 50 रुपये फिक्स करते हैं तो उसके आधार पे मूल्य देय होता है, मूल्य दिया जाता है सामग्री के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पे। इस विधि में प्रोजेक्ट में लगने वाली सामग्री का कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। कुल मूल्य का 15% से 25% तक लिया जाता है। सामान्यतया लेबर कास्ट को 15% लिया जाता है। मतलब कि अगर हम किसी संस्थापन की वायरिंग करते हैं और वायरिंग का पूरा खर्च जो है वो 1 लाख रुपए आता है, तो 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए का 15% लेबर कास्ट लिया जाता है। मतलब 15,000 रुपये आपका लेबर कास्ट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिजेंसियस पे। ठीक है, आकस्मिक व्यय पे। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ व्यय खर्च ऐसे आ जाते हैं जिनका पूर्वानुमान नहीं होता है, जैसे मशीनों की टूट फूट, श्रमिक को चोट लगना इत्यादि। ऐसे व्यय के लिए प्रोजेक्ट के कुल लागत का 3 से 5% होता है। मतलब कि जो आकस्मिक व्यय होता है वो सभी मटेरियल का जो कास्ट आता है उसका 3% से 5% तक लिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ओवरहेड चार्जेस, सरचार्ज जिसको बोलते हैं। कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय आते हैं, जैसे मजदूरी का बढ़ जाना, स्थापन लागत बढ़ जाना, बिजली पानी आदि पर जो खर्च होते हैं उसे ओवरहेड चार्ज कहते हैं। यह 5% से 15% तक लिया जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट। प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट। प्रॉफिट इस बात पर निर्भर करता है कि प्रोजेक्ट का कुल मूल्य बाजार मूल्य से अधिक नहीं आए। लाभ 10% से 30% तक रखा जाता है। प्रॉफिट, अभी आप कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो हम जहाँ पे हमको सामान को यूज करना है उसका, उस प्रोजेक्ट का जो कुल लागत है, सामान का लागत उससे कम होना चाहिए। दूसरा, टोटल कास्ट। किसी प्रोजेक्ट का टोटल कास्ट उत्पादन लागत, श्रम लागत, आकस्मिक लागत, मेंटेनेंस कास्ट का योग होता है। ठीक है। मतलब कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट का टोटल कास्ट देखते हैं तो उसमें जो जनरेटिंग का कास्ट होता है, लेबर कास्ट होता है, एजेंसियस कॉस्ट होता है और मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। इनका संपूर्ण योग क्या कहलाता है? टोटल कास्ट कहलाता है उस प्रोजेक्ट का। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कोटेशन, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड ऑर्डर। तो हम लोग सबसे पहले कोटेशन का फॉर्मेट देखते हैं कि किस प्रकार से कोटेशन प्राप्त किया जाता है। देखिए, एक होता है मांग पत्र। मांग पत्र आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको हम लोग एक बार उसके इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये क्या होता है। देखिए, अगर हम कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि आप किसी प्रोजेक्ट के मालिक हैं, आप किसी प्रोजेक्ट के मालिक हैं, तो क्या होता है कि आप उस प्रोजेक्ट में लगने वाले सामान का विवरण किसी भिन्न भिन्न फर्म को देंगे, विभिन्न फर्मों को देंगे और उनसे उस सामान का लागत पता करना होता है। तो ये होता है मांग पत्र। मांग पत्र प्राप्त होने पर जो सामग्री खरीदी जानी है उसका बाजार मूल्य जानने की आवश्यकता होती है। पहले क्या होता है कि हम लोग एक मांग पत्र भेजते हैं मार्केट में, मार्केट से पता करते हैं कि वो सामान मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं। बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय विभाग एक पत्र विभिन्न सप्लायर को भेजता है जिसे कोटेशन कहते हैं। ठीक है। तो बाजार मूल्य
ज्ञात करने के लिए, जो मार्केट प्राइस है उसको ज्ञात करने के लिए क्रय विभाग, जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक विभाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय विभाग, परचेज ऑफिसर, एक पत्र विभिन्न सप्लायर को भेजता है जो फर्म सप्लाई करने वाले हैं मटेरियल का, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटेशन कहते हैं, और कोटेशन को निविदा भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट है जिसका, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, आप लोग बहुत हर एक स्थान पर जहाँ जहाँ आप लोग अपने प्रिंसिपल को भी लेटर लिखते होंगे, एचओडी को लेटर लिखते होंगे, तो भिन्न भिन्न जगह पे जैसा लेटर लिखा जाता है उसी प्रकार सेम फॉर्मेट का होता है, लेकिन इसमें शब्दों का अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेषक होता है कि किसको भेजना है, जो भेज रहा है कि कौन भेज रहा है, प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल होना चाहिए। उसके बाद किसको भेज रहा है तो उसको हम लिखते हैं सेवा में मेसर्स मतलब जो फर्म है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिनांक होता है और मेमो नंबर होता है कि ये किस मेमो के माध्यम से भेजा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, महोदय निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु मोहर बंद कोटेशन निम्न शर्तों के साथ दिनांक निम्न तक आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन, अब इसमें शर्त क्या क्या है, कोटेशन बंद लिफाफे में दिनांक निम्न तक आमंत्रित किए जाएंगे। कोटेशन की वैधता दिनांक निम्न से दिनांक निम्न तक रहेगी। सामग्री के साथ डुप्लीकेट बिल भेजना अनिवार्य है, मतलब उसका फोटोकॉपी, बिल का जो फोटोकॉपी है कि आपके सामग्री का कितना कास्ट है उसका एक बिल का फॉर्मेट भेजना होता है। ठीक है, सामग्री पूर्ण विवरण के साथ सही स्थिति में होना चाहिए। सामग्री के ऊपर लिफाफे पर कोटेशन संख्या दिनांक अंकित होना चाहिए। सामग्री की आपूर्ति 15 दिन में करनी होगी, मतलब ये 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, लेकिन हमने एक निम्नतम समय ले लिया है कि 15 दिन में करनी होगी। सामग्री सही स्थिति में पाए जाने पर भुगतान 1 महीने के अंदर किया जाता है। अगर सप्लायर द्वारा, जो फर्म है उसके द्वारा जो सामान भेजा जा रहा है अगर सही समय और सही स्थिति में प्राप्त हो जाता है प्रोजेक्ट को, तो उसका जो भुगतान है, उसको जो दिया जाने वाला पैसा है वो 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। अब इसका भी विवरण निम्न प्रकार से सारणी के अंतर्गत दिया गया है। इसमें क्रम संख्या होगा, सामग्री का विवरण होगा, आवश्यक मात्रा होगा। ये फर्म द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, मांग पत्र देने के बाद, मतलब ये पता हो जाए कि किस किस फर्म के पास ये सामग्री उपलब्ध है, तो उनके पास हम लोग कोटेशन भेजते हैं सामग्री का। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर मांग करता, जिसके लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए मांगा जा रहा है सामान, और संस्था का सील, जो प्रोजेक्ट है उसका संस्था का सील होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तुलनात्मक विवरण तैयार करने का उद्देश्य यह देखना होता है कि किस फर्म का न्यूनतम मूल्य कोटेशन प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि अब क्या होगा कि भिन्न भिन्न जो फर्म है, भिन्न भिन्न दुकानदार अपने सामान का रेट भेजेंगे प्रोजेक्ट को, तो वो क्या करेगा कि ये देखेगा, वहाँ पे ये तुलना करेगा कि किस फर्म का जो सामग्री का मूल्य है वो सबसे कम है। तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है। उसमें क्या होगा, संस्था का नाम, कोटेशन संख्या, कोटेशन आमंत्रित संख्या, कोटेशन की संख्या और अनुमोदित मांग पत्र संख्या, दिनांक होता है, और कोटेशन ओपन करने का भी दिनांक होता है। इसका भी एक फॉर्मेट होता है जो कि आपको एक टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात क्या होती है कि न्यूनतम कीमत वाले कोटेशन को चिन्हित किया जाएगा। अब देखिए, इसमें आपको बहुत सारे फर्म दिए गए हैं, जैसे कि अब क्रम संख्या हो गया, सामग्री का नाम एवं विवरण हो गया, आवश्यक मात्रा हो गया। तो पहले फर्म ने कितना कोट किया, मतलब पहले फर्म ने कितना पैसा लगाया, दूसरे फर्म ने कितना पैसा लगाया, तीसरे फर्म ने कैसा, ऐसा चौथे पांचवें जितने भी फर्म हैं वो सब अपना कोट करते हैं, वो सब अपने सामग्री का मूल्य देते हैं, जिसे ये समझ में आता है कि किस फर्म का कोट सबसे कम हुआ है। मतलब किस फर्म के द्वारा सामग्री, मान लेते हैं कि फर्म एक के द्वारा जो कोट किया गया है वो सबसे न्यूनतम मूल्य का कोट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
फर्म एक को हम लोग इस प्रकार से चिन्हित कर लेते हैं कि फर्म एक जो है हमको सबसे न्यूनतम मूल्य पर सामग्री उपलब्ध करवा रही है। तो वही है, नोट में न्यूनतम कीमत वाले कोटेशन को चिन्हित किया जाता है। क्रय अधिकारी के रिमार्क क्या हैं उसको यहाँ पे अंकित किया जाता है। उसके बाद हस्ताक्षर होता है जो तैयार करता है इस कोटेशन इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को। उसके बाद हस्ताक्षर होता है विभिन्न समितियों के द्वारा, समिति 1, समिति 2, समिति 3 के द्वारा। उसके बाद अकाउंट ऑफिसर होता है जो कि यह तय करता है कि किस फर्म का हमको सामान कितने रेट में मिल रहा है। उसके बाद जो स्वीकृति करता है, मतलब फर्म का जो मालिक होता है, जो एमडी होता है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परचेज ऑर्डर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में स्वीकृति न्यूनतम मूल्य के आधार पर एक पत्र तैयार किया जाता है। मतलब कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट से हमको न्यूनतम मूल्य का फर्म प्राप्त हुआ, उसको एक लेटर भेजना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज ऑर्डर। मतलब खरीदने के लिए हम लोग एक लेटर भेजते हैं। ठीक है, जिसे क्रय आदेश कहते हैं। उसके बाद इसका भी एक फॉर्मेट है। संस्था का नाम होगा, किस संस्था द्वारा भेजा जा रहा है। प्रेषक का नाम होगा, किस संस्था का नाम किस संस्था के लिए भेजा जा रहा है। प्रेषक का नाम कौन भेज रहा है, और इसमें होगा सेवा में नाम होगा या अधिकारी जो हैं उनका पोस्ट होगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। उसके बाद क्रय आदेश संख्या, कि क्रय आदेश संख्या कौन सा है, ये प्रोजेक्ट ही नियत करेगी। उसके बाद दिनांक किस दिनांक से दिया गया है। उसके बाद लिखा क्या गया होगा, महोदय आपके द्वारा दिया गया कोटेशन संख्या निम्न, दिनांक निम्न के संदर्भ में आपकी फर्म में न्यूनतम मूल्य पर पाया गया है। कृपया नीचे दी गई शर्तों के अनुसार आपूर्ति करें, मतलब सामान को भेजें। तो किन किन सामानों को भेजना है फिर से यहाँ पर हम लोग तय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि सामग्री का क्रम संख्या होगा, सामग्री का नाम विवरण सहित होगा, आवश्यक मात्रा होगा, दर होगा, कुल मूल्य होगा, टिप्पणी होगा, रिमार्क होगा। ठीक है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। लगभग सभी एक समान ही है, तो कुछ अंतर के साथ इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें शर्त क्या होगा कि सामग्री प्राप्त होने की अंतिम तिथि प्रोजेक्ट जो अधिकारी होगा उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत बिल का भुगतान किया जाएगा। सभी स्थानीय कर फर्म द्वारा वहन किया जाएगा। अभी देखिए वहाँ पे क्या कहा गया था, वहाँ पे फर्म द्वारा कहा गया था कि जो भी कर होगा वो कस्टमर के द्वारा वहन किया जाएगा, और यहाँ पे जो कस्टमर क्या बोल रहा है कि सभी स्थानीय कर जो जितने भी हम स्टेट गवर्नमेंट का कर दे देंगे, फर्म बोल रहा ये जो प्रोजेक्ट अधिकारी है वो बोल रहा है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स दे देंगे, लेकिन आपको स्थानीय कर देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि रोड टैक्स लगता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का खर्च आता है, टैक्स लगता है, तो ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पे क्रय अधिकारी का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिकल शेड्यूल फॉर रेट, ESR। ESR आपको समझना पड़ेगा कि जो PWD होता है, PWD का तो आपने नाम सुना ही होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। जो PWD होता है वो समय समय पर विद्युत परियोजनाओं में लगने वाले सामग्री मूल्य सूची तथा संस्थापन से संबंधित मानक एवं निर्देश भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम 1956 के अनुसार एक किताब प्रकाशित करते हैं। मतलब कि जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 है उसके अंतर्गत एक किताब प्रकाशित करता है जिसे विद्युत मूल्य दर अनुसूची कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 खंड होता है। यह 2 खंडों में बटी होती है। पहले खंड में स्वीकृत सामानों के बारे में जानकारी होती है तथा दूसरे भाग में विभिन्न सामग्री के मूल्य के बारे में जानकारी होती है। इनका उपयोग प्रोजेक्ट के खरीदी के लिए किया जाता है। अब देखिए लास्ट में आपका आता है टेंडर फॉर्म। टेंडर फॉर्म क्या होता है कि किस प्रकार से टेंडर निकाला जाता है विभिन्न फर्मों को भेजने के लिए।
तो विभाग का नाम होता है, विभाग की ओर से वर्कशॉप में वायरिंग से संबंधित, मान लेते हैं यहाँ पे वायरिंग से संबंधित सामग्री की आपूर्ति एवं स्थापन कराए जाने हेतु सामग्री को क्रय किया जाने हेतु ख्याति प्राप्त एवं केवल अनुभवी वितरकों से अधो हस्ताक्षरी द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। क्रय किए जाने वाले प्रत्येक सामग्री का निविदा कोटेशन प्रपत्र विस्तृत विवरण नियम व शर्तें अधो हस्ताक्षरी कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर दिनांक निम्न तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा मूल्य निम्न का डिमांड ड्राफ्ट निम्न के पक्ष में देय होगा, जो वापस नहीं होगा, ये नॉन रिफंडेबल होता है। उसके बाद समस्त निविदाएं दिनांक निम्न तक कार्यालय में प्राप्त होती हैं और दिनांक निम्न को उपस्थित निविदाओं के समक्ष उच्च निविदा समिति द्वारा खोली जाती हैं। ठीक है। उसके बाद इसका भी एक लिस्ट होता है जिसको टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। तो इसमें सामग्री का विवरण होता है, संख्या होता है, अनुमोदित मूल्य होता है, धरोहर राशि होता है और लास्ट में हस्ताक्षर निविदा सूचना अधिकारी और पूरा उसका पता होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के परपेज प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग वीडियो देखते रहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको आप कमेंट करके बताइए। और इस लॉकडाउन में हम लोग आप लोगों को जो भी बन पा रहा है अपनी तरफ से हम आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं और आगे आपको इसी प्रकार से अच्छे लाइव क्लासेज भी मिलेंगी। तो आप लोग धैर्य रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नोट्स को पूरी तरीके से तैयार करिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम बेनिफिट है। ये मान के चलिए कि इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।